गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो हम लोग इस वाले वीडियो में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ईपीएफओ के एग्ज़ाम जो पॉलिटी में पूछा है उसके टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो इसमें टोटल 43 क्वेश्चन है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बाकी के 43 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको साधना आईएएस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए साधना आईएएस टेलीग्राम चैनल पे। इस वाले टेलीग्राम चैनल पे इस वाले और इस जो हमारा जो चैनल है यूट्यूब में, उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है और लूशन का भी सीरीज चल रहा है। तो प्लीज़ जाके उसको भी चेकआउट कीजिए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट्स पे आते हैं। तो हम लोग इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन लिटिल बिट ईजी था बिकॉज सब लोग इसमें ये पूछा है कि कौन से लोकसभा लीडर मतलब हु इज़ द लोकसभा स्पीकर। जब वो लोकसभा के स्पीकर बने तो उन्होंने अपने जो पार्टी से थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो फर्स्ट हम देखेंगे जीवी मालवणकर जी। जो जीवी मालवणकर जी थे, ये फर्स्ट इंडिया के स्पीकर थे, ये बात याद रखना। और ठीक है, तो इन्होंने ये तो कांग्रेस पार्टी थे, एसोसिएट थे। उसके बाद आए थे सरदार हुकुम सिंह। तो डेफिनेटली ये भी स्पीकर थे। ठीक है, बट ये भी आईएनसी से रिलेटेड थे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर सी पे देखेंगे। इनका नाम है नीलमा संजीवना रेड्डी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो थे ना, ये तो पहले स्पीकर बने, उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के। ठीक है, ये बात याद रखना, ये प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के। वैसे हम लोग ने हमारे टेलीग्राम हम लोग यूट्यूब के चैनल पे ना, हम लोग ने प्रेसिडेंट्स के ना जो भी मतलब शुरुआत से लेके एंड तक जितने प्रेसिडेंट्स थे उसका निमोनिक बना के दिया है मैंने। वो एक लंबा सेंटेंस है, उसको आपको 2 या 3 बार आपको उसको जो से मैंने बताया उसे सुनना है। आपको डेफिनेटली प्रेसिडेंट सारे याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ उसको जो है चेकआउट कीजिए आप लोग यूट्यूब चैनल पे मेरे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे संजीवनी रेड्डी। ये 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। संजीवनी रेड्डी जीत हुए। वो स्पीकर जैसे ही बने उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। क्यों रिज़ाइन कर दिया? बिकॉज एक प्लेइंग फील्ड मिले दोनों को, मतलब ऑपोजिशन को ऐसा नहीं लगे कि जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी का है, इस वजह से। अब मूव करेंगे 22 क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? OIC, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में इसमें हम लोग को नॉट पूछा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ अदर कंट्री। OIC मीन्स डेफिनेटली इज ट्रू। मतलब OIC मतलब क्या बोलता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली जब मतलब आप दूसरे देश के सिटीजन हो बट आप हो कहाँ के? आप इंडियंस हो। तो फर्स्ट राइट, तो फर्स्ट नहीं होगा। अब ये क्या बोलते हैं? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? OIC पोजेस मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया। डेफिनेटली अगर मतलब आप बोलोगे सर अगर मेरे पास OIC कार्ड है तो डेफिनेटली उसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट देती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है, राइट है। मतलब राइट है बट ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज हमको रॉन्ग पूछा है, तो ये भी नहीं है। अब हम देखेंगे OIC इज एट पर विद NRI इन ऑल मैटर। मतलब ये बोल रहा है OIC जो है वो NRI की तरह है, बट ये रॉन्ग है भाई। ओवरसी और NRI में बहुत फ़र्क है। OIC मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वो सिटीजन जो इंडिया के थे पहले बट अभी जाके दूसरे देश में बस गए हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो सुंदर पिचाई का। वो पहले कहाँ के थे? वो तमिलनाडु के थे, बट वो अभी कहाँ पे रहते? वो अमेरिका में रहते। तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फॉर चित्रकूट। अब हम देखेंगे 23 का ऑप्शन। इसमें भी हमको नॉट पूछा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द आधार टारगेटेड डिलीवरी फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट एंड सर्विस एक्ट 2016। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे आप लोग सुने होंगे कि DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये किसके थ्रू होता है? ये आधार के थ्रू होता है ना। जैसे आपका P1 किसान किसान सम्मान योजना, या महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना एंड मैनी अदर जो भी स्कीम्स है, जैसे सुभद्रा रोजा उड़ीसा में जो स्कीम है। तो ये किससे? पहले आपके आधार कार्ड से इनरोलमेंट होगा, उसके बाद ही आपको इसके पैसे मिलेंगे। तो ये वो बोल रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर इंटेंडेड फॉर द इनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट। तो ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है क्या? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये है सबके लिए। द एवरी रेसिडेंट शाल बी इंटेंडेड टू ऑब्टेन आधार नंबर बाय सबमिटिंग हिज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया आर इंटेंडेड अंडर एक्ट इज नॉट द फीचर ऑफ दिस। मतलब ये बोल रहा है कि ओनली फीचर्स ऑफ इंडिया नहीं है, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, ये प्रोविज़न सबके लिए है। टारगेटेड डिलीवरी एंड फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट एंड सर्विसेज मोड। तो डेफिनेटली अगर कोई जैसे कोई रोहिंग्या मुसलमान से एंड कोई और है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उनको भी हेल्प कर रही है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल जो सिटीजन से उनको ही कर रही है। तो फर्स्ट अब हमारा आंसर होगा फर्स्ट रॉन्ग। अब हम क्वेश्चन ऑप्शन बी पढ़ेंगे।
तो ये बोल रहा है बोथ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन टू बी सबमिटेड फॉर एनरोलमेंट। देखो ये पॉजिटिव मतलब ये कोई भी इंस्पेशल दे रहा है क्या, नहीं, ये एक वॉट है स्टेटमेंट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, ठीक है। और अब डेफिनेटली आप कहाँ पर रहते हो वो तो आपके आधार कार्ड में होता है ना, और बायोमेट्रिक आप अपना आई रेटिना स्कैन कराते हो, फिंगरप्रिंट देते हो, तो डेफिनेटली ये राइट है। द यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनरोलमेंट अंडर, मतलब ये बोल रहा है जो आपका आधार कार्ड किस में बनता है, तो आप बोलते हो सर ये बनाता है, तो ये भी तो राइट है ना, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ द यूनियन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये बोल रहा है कि यूआईडी की जिम्मेदारी है ना, जो ये इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की, तो डेफिनेटली अगर आप मुझे बोलोगे कि कैग की जिम्मेदारी क्या है, अगर 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 नेक्स्ट पेपर में पूछ ले कि लिख के दे दे कि कैग की जिम्मेदारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करने का, तो डेफिनेटली उसका काम है, मतलब वो फाइनेंशियल ऑफ इंडिया को देखेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। अब हम आएंगे ऑप्शन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें बात किया फोर्स्ड लेबर पे, तो डेफिनेटली हम टाइम ना वेस्ट करते हो, बिकॉज पहले 6 मिनट हो गया वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग फटाफट करेंगे बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम देखेंगे पहले आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 16 तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, एम्प्लॉयमेंट्स को जो गवर्नमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 70 अनटचेबल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 किसके बारे में बात करता है? आप बोलोगे सर आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करता है? फोर्स्ड लेबर। और आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करता है? चाइल्ड लेबर। तो ये बात याद रखना आप लोग, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी फॉर देवसेना। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम बढ़ेंगे विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इज नॉट करेक्ट। देखो ये बात ये ध्यान में रखना। तो हम फटाफट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी क्या बोला है ना, ऑप्शन ए से पढ़ेंगे, बिकॉज आई थिंक ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज कम्पोज ऑफ मेंबर हु हैज़ बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स। मतलब ये बोल रहा है इनडायरेक्टली जो मेंबर्स है ना, जैसे अब हमारे पार्लियामेंट में जो मेंबर जाते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मीन्स वो लोगों ने इलेक्ट किया है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मीन्स बट हम लोग ने पहले इनको वोट किया एमपीज़ को, फिर एमपी ने प्रेसिडेंट को चूज़ किया। तो ये वही बोल रहा है। तो उसी तरह जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था ना, तो इसके मेंबर्स कैसे डिसाइड हुए थे? तो हम लोग ने जब लोगों ने आम जनता ने प्रोविंशियल असेंबली में जब वोट किया था, तो इस वाले मेंबर ने इनको चुना। तो ठीक है, तो एक कैसे हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो राइट है, तो ये आंसर नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। तो मतलब देखो इसी दिन पे हुआ था, इसी दिन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट डे बैठा था। और ये कहाँ पे दिया है? ये लक्ष्मीकांत पे दिया है। तो आप लोग बोलते हैं ना सर फैक्ट्स पढ़ने हैं क्या, तो डेफिनेटली आप देखो डायरेक्टली मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल्स ने बी ही टिक किया होगा, बिकॉज उनको लगा कि यूपीएससी इतना डायरेक्टली नहीं पूछेगा। बट आप देख ले आपके सामने है। हम पढ़ेंगे सीधा ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें बोला कि द ईच प्रोविंस वॉज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द 3 मेंस। मतलब मानो जैसे कि आज के टाइम पे आप देखोगे हमारे लोकसभा में सीट जो रिजर्व है वो केवल 3 कैटेगरी के लिए। फर्स्ट है किसके लिए? एससी, दूसरा एसटी और तीसरा जनरल है। ओबीसी के लिए सीट रिजर्व है क्या? आप बोलोगे नो, ओबीसी के लिए अभी बस इसमें एजुकेशन पे है। तो उसी टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रहा था तभी भी 3 सीटें रिजर्व किया था, एक मुसलमानों के लिए, एक सिख के लिए और एक जनरल, जिसमें हिंदू मुसलमान कोई भी आके लड़ सकते हैं। लेकिन जो मुसलमान सीट है ना उसमें केवल मुसलमान ही लड़ेंगे, एंड सिक्स में। तो ऑप्शन सी भी राइट है। हम ऑप्शन डी देखेंगे। ऑप्शन डी बोलता है कि द मेथड ऑफ सिलेक्शन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वॉज बी डिटरमाइंड द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। तो ये बोल रहा है कि जो मेथड है सिलेक्शन का, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट वॉज, मतलब इसमें बोल रहा है कि जैसे कि अपना इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, तो डेफिनेटली इसमें जो आगरा है, हैदराबाद, ये कैसे प्रिंसिपल स्टेट्स है, एंड जो अपना मुंबई है, मद्रास है, बंगाली, कैसे ये ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो ये बोल रहा है कि मतलब एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे कि अभी मुंबई के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं उधर के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करके दे दिया। बट जो प्रिंसिपल स्टेट है, हमारे प्रिंसिपल स्टेट है, डेफिनेटली उनके मेंबर भी होने जरूरी है। बिकॉज जब उनके अगर मेंबर्स नहीं होंगे तो उन लोग आफ्टर सम टाइम बोलेंगे हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। तो क्यों? बिकॉज हमारे मेंबर्स नहीं थे। तो डेफिनेटली उनके मेंबर्स को भी लाने के लिए कुछ प्रोविजंस किया गया था। तो वो प्रोविजंस क्या था, मतलब मतलब उनके कितने मेंबर्स आएंगे तो कैसे डिसाइड होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने खुद ही एक कमेटी बना था जिसका नाम था नेगोशिएशन कमेटी
ऑफ द चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, कि मतलब एक कमिटी बताओ भाई आप लोग के कितने मेंबर्स आएंगे। बट प्रिंसली स्टेट ने उस टाइम पे ना इसको डिनाई कर दिया, उन्होंने इसको इस मतलब एक भी मेंबर्स नहीं भेजे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस में प्रिंसी स्टेट को भी एक रियलाइज़ हो गया था कि भाई अब इंडिया में हमको रहना है, तो डेफिनेटली उसके बाद उन्होंने अपने मेंबर भेजे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी फॉर देवसेना, इसका करेक्ट ऑप्शन ही होगा। अब आएंगे विच आर द फॉलोइंग इन नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन ये आप लोग ने कहाँ पे सुना है क्या, तो आप लोग मुझे बताइए। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का ही नाम क्या है, स्पेशल ऑफिसर फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और वुमेंस कमीशन है क्या आप लोग, तो आप लोग बोलोगे सर वुमेंस कमीशन तो मैंने तो नहीं सुना है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। और ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, ये बात भी याद रखना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, तो इसका करप्शन होगा डी फॉर देवसेना। अब हम आएंगे 27 क्वेश्चन नंबर पे। तो ये बोला है कि देखो ये कोई आप ना 26 में ना ये सी वाला एकदम पॉइंट याद रखना, ठीक है, इसको गार्ड बांध लेना कि स्पेशल ऑफिसर दिया है माइनॉरिटीज़ के लिए, लैंग्वेज के लिए। तो आप बहुत सारे बच्चे लोग ने सी टिक किया होगा, बिकॉज उनको लगा अरे ये तो हम लोग ने पढ़ा ही नहीं, बट यूपीएससी ने इसमें ट्विक करके दिया है, ठीक है। तो देखो यूपीएससी कितनी शार्प है। अब हम आएंगे 27 क्वेश्चन पे। पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, मतलब देखो मालूम क्या हो गया हमारा 23 अमेंडमेंट 1993 में जब हमारा एक एक्ट है पंचायत को रेगुलेट करने के लिए। बट व्हाट प्रॉब्लम्स क्या रहा मालूम है क्या, मतलब जो पंचायत थी तो वो तो जहाँ पे रूरल एरिया जहाँ पे लोकल पीपल वहाँ पे तो ईजी है, बट मतलब सपोज हमारे जो ट्राइबल एरियाज है जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली एरिया, छत्तीसगढ़ के जैसे कोरबा, ये सब रीजन्स में डेफिनेटली काफ़ी ट्राइबल्स रहते, तो उनके लिए अलग से उनके रेगुलेशन के उनके पंचायत के लिए अलग से रेगुलेशन करने के लिए एक पीसा एक्ट लाया गया, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। तो ये 1996 में आया, ये याद रखना, ये डेट याद रखना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। द टर्मिक सेल्फ गवर्नमेंट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो ये वाले एक्ट में क्या बताया गया कि जो यहाँ के लोग हैं वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेल्फ गवर्नर करेंगे, किसके थ्रू, तो आप लोग बोलोगे वो करेंगे फॉरेस्ट ड्यूलर ऑफ द विलेज सिचुएटेड इन एरियाज मेंशन्ड इन द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो कैसे मेंशन करेंगे, देखो भी शेड्यूल एरिया, ये पे शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं ना, जो सिचुएटेड इन एरिया मेंशन इन द 5th शेड्यूल, तो इसमें बोला है कि ये एरिया कैसे रेगुलेट होगा। तो जो फिफ्थ शेड्यूल है शेड्यूल एरिया के लिए, और 6th शेड्यूल है ट्राइबल एरिया के लिए, दोनों में डिफरेंस ये याद रखना आप लोग। तो ये बोला कि एक सेल्फ द परमिट, मतलब परमिशन देंगे सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय हु, तो जो फॉरेस्ट में रहेंगे वही बोलेंगे कि हाँ भाई हमारा रिसोर्सेज आप लोग यूज़ करो, ठीक है। और एक ग्राम सभा कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, पंचायत में आएगा, ठीक है, ग्राम सभा कॉन्सेप्ट किसमें आएगा, पंचायत, लेकिन पंचायत एक्सटेंशन ऑफ में जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन लोग का ही बात सुना जाएगा। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। द प्रोविजन ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइडेड अंडर वॉट, मतलब ये बोल रहा है कि जो प्रोविज़न है जो वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज किस में दिया गया है, तो आप लोग बोलोगे आर्टिकल 39A, रॉन्ग नहीं, आर्टिकल 43A, डेफिनेटली आर्टिकल 43A को ही एक अमेंडमेंट किया गया था। आप लोग उस अमेंडमेंट का नाम मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बता दूंगा बट फिर मतलब नहीं होगा, प्लीज़ आप लोग उसको कमेंट करके बताइए। इसको स्पेसिफिकली डाला गया था, ठीक है, ये डाला गया था कि भाई जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। क्यों ऐसा, बिकॉज अगर वर्कर पार्टिसिपेशन करेंगे इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली एक हेल्दी मतलब एक हेल्दी रिलेशन दोनों के बीच में बिल्ड होगा, एंड तो इसकी वजह से हमारा कंट्री डेफिनेटली ग्रो होगा, बिकॉज इस पर डिस्प्यूट्स कम होंगे एंड एक गुड प्रोडक्टिविटी आउटकम आएगा। हम मूव करेंगे 29 क्वेश्चन नंबर में। Who among the following can be appointed as the chairman of Central Advisory Board constituted by the central government under the Minimum Wages Act? अब ये बोला है कि किसको हम लोग अपॉइंट करेंगे चेयरमैन, किसका, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का, जो किसके एक्ट के थ्रू बनाया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट के बाद, समझ में आया, चेयरमैन, किसके चेयरमैन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, इसका प्रोविजन कहाँ पे दिया है, मिनिमम वेजेस एक्ट पे। तो ये कौन बन सकता है, तो ये इसमें देखो ये इसका कौन बन सकता है, तो आप इसको आप लोग बताएंगे, हम लोग ऑप्शन में डी से पढ़ेंगे। ए फंक्शनर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, व्हाट इज दिस मीन्स व्हाट, अगर गवर्नमेंट नॉमिनेट कर लेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने बंदे को बिठाएगा, और सपोज अगर गवर्नमेंट का एंड एक इंडस्ट्री का दोनों का एक दूसरे का नेक्सेस, और डेफिनेटली वो वर्कर्स के बारे में सोचेंगे कि आप लोग ही मुझे बताओ, तो नो, तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, वन ऑफ द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोर्ड, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट, एम्प्लॉयज दिया है और एम्प्लॉयर बोथ आर, देखो बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट एरिया, तो डेफिनेटली बोथ आर नॉट, ठीक है। हम आएंगे ऑप्शन नंबर ए पे, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड,
तो इसमें बोला है वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड को ही हम लोग चेयरमैन बनाएंगे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर द अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ द एक्ट। समझे आप लोग, ऐसा चूक किया जाएगा बिकॉज ऑफकोर्स वो इंडिपेंडेंट होगा तो डेफिनेटली वो निष्पक्ष जांच करेगा। अगर वो एम्प्लॉयज़ होगा, एम्प्लॉयर का मेंबर होगा, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा तो डेफिनेटली केवल एम्प्लॉयर्स की बात करेगा। एंड अगर वो एम्प्लॉय का होगा, मतलब जब इसको नट्टू काका समझो, इसको जेठालाल समझो, अगर समझो जेठालाल वो नट्टू काका की आदमी होगा तो डेफिनेटली नट्टू वो बोलेगा डेफिनेटली हमको वेजेस ज़्यादा दो, वर्किंग आवर्स कम करो। एंड जो एम्प्लॉयर होगा, मतलब जो जेठालाल होगा, वो बोलेगा भाई काम करो आप लोग, हम लोग आपको काम ज़्यादा करो और वेजेस कम देंगे। एंड अगर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट तो अगर गवर्नमेंट और इसका स्टेट का नेक्सेस है तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट की बात सुनेगा ना। तो इस वजह से इसको करप्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेंद्र बाहुबली। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 30 के बारे में बात करें। 30, ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे 30। तो इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा है जो स्टेट लिस्ट में आता है। तो आप लोग बोलोगे सर इसमें से कौन सा है जो स्टेट लिस्ट में आता है, तो आप लोग बोलोगे, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर डी से पढ़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस। अब सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस ये तो कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट। अभी आप लोग मुझे बताइए साल्ट किस में आएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, डेफिनेटली तो जो माइंस है वो तो सेंट्रल में आएगा। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक एग्जाम्पल, सपोज महाराष्ट्र है एंड यहाँ पे कोयला मिलता है, ठीक है। अब महाराष्ट्र में कोयला मिलता है लेकिन फैक्ट्री लगी है राजस्थान में, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने बोला कि हम लोग कोयला राजस्थान को नहीं भेजेंगे। और जो राजस्थान का जो फैक्ट्री हो तो इंपॉर्टेंट है स्टेट के, मतलब पूरे वर्ल्ड इंडिया के लिए, बिकॉज ये पूरे वर्ल्ड में स्टील सप्लाई करती है, ठीक है। तो डेफिनेटली अब सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवेंशन करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज देखो अगर ये ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली दो स्टेट के बीच में झगड़ा होगा और लड़ाई आगे बढ़ जाएगी। तो डेट रीजन जो माइंस है, रेलवे से, ये सारे ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अयोध्या, ठीक है। अब हम चलेंगे 31 के ऊपर। 31 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूटी एंड यूनियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, तो उसको उस हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है। 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। अभी अभी आई थिंक हाँ, लेकिन जो हमारे पीडीएफ में दिया है इसका आंसर, मतलब अभी 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज है, और पूरे 8 यूनियन टेरिटरीज के नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग इसको रॉन्ग मानेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर अभी पूछा होगा तो कितने स्टेट है तो यूनियन टेरिटरी तो 8, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए पूरे 8 का नाम। अभी क्वेश्चन है 2015-16 का, तो इसलिए आप इसको कट ही कर दो, उसको हम पढ़ के मतलब नहीं है, बट हम लोग एक बार आप लोग को पढ़ने में आप लोग को बोले बता देता हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग द लेटेस्ट रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न। तो देखो भारत रत्न किसको मिला है इसमें से, देखो तेंदुलकर को तो 2011 में, अमृता सेन को आई थिंक 1990 के टाइम पे मिल गया था क्या, एंड अब्दुल कलाम को पहले मिला था। तो लेटेस्ट तो अटल जी को ही मिला था। क्यों? बिकॉज अटल जी इस टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी 2013-18 के टाइम पे, तो उनको एज ए ट्रिब्यूट देने के लिए उनको भारत रत्न मिला। तो उसका करप्ट ऑप्शन होगा बी फॉर बाहुबली। हम चलेंगे 33 पे। हाँ देखो इसमें दिया है अब्दुल कलाम को 1997 में ही भारत रत्न मिल गया था, अमृता सेन जी को 1999 में मिल गया था, सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में मिला था, एंड अटल जी को 2015 में मिला था, 15 में याद रखना। एंड लेटर किसको मिला था? लेटर मिला था 2019 में नानाजी देशमुख को, 2019 में भूपेन हजारिका, जो आप लोग आसाम में जो ब्रिज नहीं है भूपान हजारिका, इन्हीं के नाम पे है, एंड प्रणब मुखर्जी, लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम चलेंगे 33 क्वेश्चन के ऊपर। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से करेक्ट क्या है? तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम है। तो फर्स्ट देखो जहाँ पे फर्स्ट है, जो जहाँ पे फर्स्ट नहीं है उसको कट करो, तो यहाँ पे देखो तो अब हम लोग यही पढ़ेंगे, यही 4 ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें तो सब दिया है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी एंड डी पढ़ेंगे, तो सी पढ़ेंगे, तो हम लोग सीधा 4th पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 पढ़ के मतलब नहीं है, 2-3 पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजर आर सोवरेन। अभी देखो इसमें केवल यूनियन पार्लियामेंट ही सोवरेन है, स्टेट पार्लियामेंट सोवरेन है क्या? आप लोग बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि अभी सपोज अगर स्टेट पार्लियामेंट सोवरेन होती तो कल को ना केरला गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारा आज से हमारा फॉरेन मिनिस्टर, मतलब हम लोग गल्फ कंट्री से डिफरेंटली डील करेंगे। तो डेफिनेटली ये तो हमारे फेडरलिज्म के खिलाफ है, तो इस वजह तो 4 तो नहीं होगा। तो 4 को कट करो। अभी देखो ये दोनों कट हो गए, हम सीधा ऑप्शन नंबर 5 पढ़ेंगे।
ऑप्शन नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग सीधा 5 पढ़ेंगे। द preamble of the constitution cannot be evoked to determine the ambit of fundamental rights। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारा प्रीलैम्बल उसको हम लोग कैनॉट बी इवोक टू डिटरमाइन द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग प्रीलैम्बल को हम लोग उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट ना करे, बस ये पॉइंट याद रखना आप लोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। मूव करेंगे आगे। ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। व्हेन द गवर्नमेंट ओनरशिप इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज डायलूटेड। मतलब ये बोल रहा है जब गवर्नमेंट PSU जैसे ONGC से अपना स्टेक्स डायलूट कर रही है, मतलब दूसरी जगह दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो ये क्या गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो नो। प्राइवेटाइजेशन मतलब जैसे कि 51% जो शेयर है वो प्राइवेट हाथों में है, तो डेफिनेटली नो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मीन्स व्हाट, मतलब ये तो देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गवर्नमेंट तब करती है डेफिनेटली जैसे कोई फंड लाइबल ना हो, मतलब उसमें बहुत खर्चा हो रहा है एंड उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। जैसे कि टेक एग्जांपल ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है, तो गवर्नमेंट अभी सेमी कंडक्टर में किसको आगे कर रही है, टाटा को आगे कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है कि टाटा जी आप लोग बनाइए, हम लोग हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा। हम आएंगे डिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट मतलब क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास में पहले 100% शेयर था, तो गवर्नमेंट ने अब उसको कर दिया 75% शेयर, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायलूट कर रेट। मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट 49% से कम उनका शेयर हो, बट गवर्नमेंट के पास पहले 100 था, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये देखो ये ना PSU जो है ना घाटे में जा रही है, तो हम लोग को इसको प्राइवेट प्लेयर को इसमें लाना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज when प्राइवेट प्लेयर कम definitely he bring innovation and he bring technology and his modus operandi is fast as compared to government officer। तो दैट इज रीजन। और डिफ्लेशन मतलब ये तो इसको कट्टी करो, डिफ्लेशन मतलब इसमें घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब हम पढ़ेंगे 35 वर्ड से। अब हम पढ़ेंगे 36 क्या बोल रहा था, नहीं 35 पढ़ेंगे। 35 आई थिंक अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। 35 डिस्कस कर लेंगे। तो देखो कंपलसरी एजुकेशन के तो 16 से 14 तक, ये वेरी हलवा क्वेश्चन है। डी मारो आगे बढ़ो। ये कहाँ एक इसमें एक किस में दिया गया है, तो जब ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में दिया गया है, ठीक है। 6 से लेकर 14 तक साल बच्चे लोग के लिए कंपलसरी, एंड जो फिजिकल चैलेंज है आई थिंक उनको 18 साल तक एक्सटेंड करके रखा है, ये याद रखना। एंड हम लोग ने इसके लिए आर्टिकल स्पेशली के आर्टिकल 21 भी डाला है, कहाँ पे, इसमें फंडामेंटल राइट्स में। और हम लोग ने DPSP में कौन सा आर्टिकल डाला है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, और इसका अमेंडमेंट भी बताइए कमेंट करके, ठीक है। अब हम चलेंगे 36 पे। 36 व्हाट से 36 बोलता है कि इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो मीन व्हाट, हम लोग डी से ऑप्शन नंबर ए से पढ़ना शुरू करेंगे। ही कैन स्टेटमेंट ऑनली इन राज्यसभा। नो, मतलब अगर समझो राज्यसभा ने बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर को बोला कि जवाब दो कि इतना पैसा कैसे कहाँ खर्चा होगा, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ना भले वो लोकसभा के मेंबर है बट वो राज्यसभा में आके बोल सकते हैं, बट वहाँ पे वोट नहीं दे सकते। ये बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। ही हैज़ बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंबर। मतलब ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है, मतलब देखो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ना उसको लोग पार्लियामेंट का ये बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा विद इन 6 months, चाहे वो लोकसभा से बने चाहे वो राज्यसभा से बने, तो ये भी रॉन्ग है। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोकसभा। ऐसा कुछ थोड़ी ना, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है, मतलब देखो एक बात याद रखना, सपोज मैं हूँ एंड मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। अगर समझो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया एंड मैं लोकसभा का मेंबर हूँ, तो मैं राज्यसभा में आके भाषण दे सकता हूँ लेकिन वोट नहीं कर सकता। और सपोज मैं राज्यसभा का मेंबर बन गया हूँ, तो मैं राज्यसभा में वोट तो कर सकता हूँ, लेकिन और वोट भी कर सकता हूँ और भाषण भी दे सकता हूँ, और लोकसभा में मैं भाषण भी दे सकता हूँ लेकिन वोट नहीं कर सकता। आप वोट उधर ही दे सकते हो जिस जहाँ के आप मेंबर हो, ये बात याद रखना। एंड मूव करेंगे 37 पे। आई थिंक 43 है, तो फटाफट डिस्कस कर लेंगे, तो आप भी बोर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। चलेंगे आगे। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक प्रीमाइज फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब जो सबसे बेसिक है ना, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे बेसिक बात करें तो वो आर्टिकल 1935 है। 1935 मतलब इसमें ही हम लोग ने मेजोरिटी चंक्स ना आर्टिकल 35 से लिया है। मतलब हम लोग ने USA क्या क्या लिया है, USA हम लोग ने लिया है फेडरलिज्म एंड प्रोसीजर फॉलो बाय लॉ। ब्रिटिश हम लोग ने सिंगल सिटीजन लिया है। UN से क्या लिया हम लोग ने, UN से तो कुछ भी नहीं लिया, तो ये रॉन्ग करो, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करेंगे सीधा ऑप्शन नंबर 38 पे। 38 क्या बोलता है,
दो ये बोलता है कि दो मालामेत कमेटी है जो 2003 में बना था, वो किसके लिए बना था? तो आप लोग मुझे बताइए। तो आप लोग बोलोगे सर वो मेलाजे कमेटी जो बना था, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया था, रिफॉर्म्स बताने के लिए। इंडिया का क्रिमिनल जो जस्टिस है, जो उसमें फेस कर रहा है रिपीटेटिव जो क्रिटिज़म हो रहा है इंडिया के क्रिमिनल, मतलब इंडिया में जो क्रिमिनल जस्टिस, मतलब जैसा देखिए कि इसका कन्वेंशन रेट बहुत कम है। मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग को पहले तो जेल में डाल देते, बट उनका क्राइम, मतलब उनका जो क्राइम है वो सिद्ध नहीं हो पाता था। उसके लिए हमको कुछ रिफॉर्म्स दो। तो उसके लिए ममलत कमेटी बनी थी। उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्रिमिनल्स। और ये 2003 में बना था, ये याद रखना। अभी देखो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, देखिए इसमें ना नेक्स्ट ईयर में पूछेगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कमेटी कौन सा था, 4 कमेटी दे देगा। तो आप लोग इसमें याद रखना एम ए मली, ठीक है। हम आएंगे अब 39 क्वेश्चन पे। अब हम देखेंगे इसमें रंगाराजन जी के बारे में बात करेंगे। तो द रंगाराजन कमेटी ऑन डिस इन्वेस्टमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर इंटरवेंशन सजेस्टेड व्हाट। तो रंगाराजन कमेटी ने डिस इन्वेस्टमेंट में क्या बोला था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 49% ऑफ द पीएसयू ओनरशिप इन सेक्टर स्पेशली डेजिग्नेटेड पब्लिक सेक्टर। मतलब ये बोल रहा है कि जो जिसमें 49% है अप टू गवर्नमेंट का, तो उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। एंड ओवर उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस बोलेंगे। एंड स्पेशली डिसीजन और पब्लिक सेक्टर, और समझो जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप 74% होगी, उसको हम लोग पब्लिक ये बोलेंगे। पब्लिक मतलब ये गवर्नमेंट की, लेकिन उससे अगर 49 से कम होगी तो उसको हम लोग प्राइवेट बोलेंगे। तो यही बोल रहे हैं। और इसने बोला है कि ईयर वाइज टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट शुड बी मेंटेन। मतलब ऐसा कुछ नहीं, गवर्न ऐसा देखो, अगर ये ऐसा करेगी ना गवर्नमेंट, तो बवाल बन जाएगा डेफिनेटली। बिकॉज रेलवे के मजदूर एंड पोस्ट ऑफिस सब लोग ना झंडा उठा लेंगे गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट हम लोग हर साल थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर, आप लोग मुझे कुछ बताइए, नाम सजेस्ट कर लिए, ए फॉर अयोध्या। हम मूव करेंगे 40 क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन क्या बोलता है? 40 क्वेश्चन देखेंगे। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ। अब देखो ये सीधा ना यूपीएससी के पीवाईसी को से पूछा है। तो इसमें बोला है कि पार्लियामेंट ने, अगर समझो हम लोग ने रामसर साइड साइन करके आ गए कि हम लोग ना आज से ना वेटलैंड को कंजर्व करेंगे, तो डेफिनेटली अगर, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक डायरेक्टली एक्ट बना सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो डायरेक्टली एक्ट बना सकती है, बट अगर समझो गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई नहीं, स्टेट का कंसेंट में लेना जरूरी है, मतलब बिकॉज गवर्नमेंट रिस्पेक्ट कर रही है फेडरलिज्म को, तो गवर्नमेंट कर सकती है। बट ऐसा नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो विदाउट कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक क्या रूल बना सकती है, ठीक है। तो बिकॉज समझो रामसर साइड है एंड पेरिस क्लाइमेट है, तो स्टेट से पूछे बैठने की, तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट वो डील हो जाता रहेगा। तो इसलिए ये इट इज़ रॉन्ग। ये कहाँ पे दिया? आर्टिकल 245 से लेकर 250 तक इन पार्ट 9 इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डील करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन empower द पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉ मैटर इन द स्टेट लिस्ट अंडर 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस। मतलब जो यूनियन है वो केवल 5 ही मुद्दों पे स्टेट का लॉ बना सकती है, जब उसको राज्यसभा ने रिजोल्यूशन दिया है। सपोज यूपी एंड बिहार बोल रहे हैं कि काम को ना, हम लोग में जो हमारे जो पीसीएस के एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें बहुत घपला हो रहा है, तो एक काम करो, से मोदी गवर्नमेंट को बोलती है कि नीतीश और योगी जी कि हम लोग के लिए ना यूपीएससी की तरह एक बॉडी बना के लो, उसका नाम है जॉइंट पब्लिक फाइनेंस मतलब सर्विस। तो जब योगी एंड नीतीश जी बोलेंगे मोदी जी को, तो ही मोदी जी ये बना सकते पास, ऐसा नहीं। और ये कैसा होगा? ये राज्यसभा से होगा। और दूसरी बात, जब नेशनल इमरजेंसी हो, अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो भी पार्लियामेंट में ही स्टेट की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट दिया, अगर स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है तो कर सकते हैं। एंड फोर्थ है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे रामसर साइड साइन करके आए, ठीक है। अब तो ये स्टेट के बारे में, स्टेट का पूछना इतना ज़रूरी नहीं है। एंड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, तो देखो नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल बहुत आ रहा है अलग। नेशनल इमरजेंसी में पूरे इंडिया में इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, मतलब कोई स्टेट स्पेसिफिक इमरजेंसी, तो उसको प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे, या याद रखना। तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर देवसेना। तो हम लोग 41 पे चलेंगे क्या? विच आर द फॉलोइंग रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज वॉट। तो इसमें हम लोग देखेंगे फाइनेंस कमीशन का क्या है। तो फाइनेंस टू डेवलप 5 ईयर प्लान्स, जहाँ पे 4 दिखा उसको काट के बाहर करो, तो जहाँ पे 4 उसको इसको कट करो। अब ऑप्शन लड़ाई इन दोनों के बीच में, तो 1 और 2 पढ़ेंगे। बिकॉज देखो उसमें क्या बोला है, डेवलप 5 ईयर प्लान। तो भाई तो प्लानिंग कमीशन मक्खी मारने के लिए बनाया था, वो क्यों बनाया था वो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस। डेफिनेटली फाइनेंस कमीशन में क्या है, जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ तो ये बड़ा भाई की तरह आएगा और यूनियन और स्टेट्स के बीच में बांटेगा।
सेकेंड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अरे भाई, अगर ये इवोल्यूशन करेगा तो क्या क्या करेगा, तो ये ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी, ए एंड थ्री। ठीक है, ए एंड थ्री याद रखना आप लोग। अब हम पढ़ेंगे व्हाट ऑफ द पोजीशन हेल्ड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्ण बिफोर बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये पूछा कि जो डॉक्टर राधाकृष्ण जी है वो मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले क्या थे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो राधा कृष्ण जी थे वो 1949 से लेकर 1952 तक ये एम्बेसडर थे कहाँ के, यूनियन सोवियत रशिया के हमारे। और जब रिटायर हुए 1952 में तो ये बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड इन्होंने फिर उसके बाद ये 10 साल वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, एंड उसके बाद ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे 5 साल। मतलब देखो 15 साल ही, मतलब वन ऑफ द टॉप पोस्ट ऑफ द इंडिया में थे। ठीक है, तो ये भी बाकी सब आपको रॉन्ग करना है, यूएसए याद रखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसको एलिमिनेशन कैसे करना है, आपको बी और सी को पहले एलिमिनेशन कर देना चाहिए, बिकॉज एम्बेसडर एक यूनिक मतलब एक ऐसा ऑप्शन में रहते नहीं है। तो डेफिनेटली अब ये या इन दोनों में से ही होगा, ये याद रखना आप लोग। हम चढ़ेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, इसके बाद हम और इसका पीडीएफ आपको साथ में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए डिस्कशन कैसा लग रहा है। एंड हम लोग जाके हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल चेकआउट कीजिए, जिसमें हम लोग ने लूसेंट एन हम लोग ने कंप्लीट 7th स्टैंडर्ड का एन कंप्लीट करा दिया है विथ समरी। मतलब मीन्स वॉट, आपको पूरा एन पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल समरी का वीडियो देख लीजिए, और मैक्स टू मैक्स सारे जो लेसन है मैंने मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। तो आपका 1 घंटे में एक मतलब एक पूरा बुक कंप्लीट हो, तो डेफिनेटली ईजी। और उसके बाद आप वीडियो देख लीजिए और हैंड रिटन नोट्स रिवाइज कर लीजिए, तो उसमें जो क्वेश्चन आपके फंसेंगे वो आप सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग आएंगे 43 पे। तो स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो ये तो राइट क्वेश्चन है, डेफिनेटली स्पीकर ही अपॉइंट करता है। अब देखेंगे दूसरा को, देखो दूसरा ना आप लोग काफ़ी लोग कन्फ्यूज होगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, समझ शशि थरूर, एमिनेट पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड मेंबर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी ये कहाँ पे भी नहीं लिखा है। अगर कोई अनपढ़ हो, कोई समझो एग्जांपल के तौर पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनपढ़ हो, तो वो भी इसका कमेटी का मेंबर बन सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो इंडस्ट्री में होगा वो इसका मेंबर बन सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फॉर चित्रकूट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो। और हम लोग अभी आने वाले दिनों में हम लोग में इंग्लिश का वो जो वर्ब का लेसन चैप्टर है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग को मतलब हैंड रिटन नोट्स आप लोग उसका मिल जाएंगे साथ में टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, थैंक यू।